अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत में जहां ओपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, इदारे खामोश हैं, मीडिया का बड़ा हिस्सा हुकूमत के फाशिस्ट एजेंडे के साथ खड़ा हो गया है, ऐसे में भारतीय किसान मोदी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहे हैं। आज भारतीय यौम जमहूरिया पर गुज़िश्ता 2 माह से जारी किसानों का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पूरा दिन किसानों और पुलिस एहलकारों में तसादुम होता रहा। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर आ गए और किसानों ने भारत की तारीखी इमारत लाल किला पर धावा बोल दिया और वहां सिखों का मजहबी परचम लहराया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। पुलिस और किसानों के दरमियान झड़पों में दर्जनों किसान और पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि झड़पों में एक किसान भी हलाक हुआ। भारतीय दारुल हुकूमत में इस एहतजाज के बाद दिल्ली में मुतादिद मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए शहर में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई और भारतीय पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत में पिछले 2 माह से एहतजाज करने वाले किसानों ने यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया था। पुलिस और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद किसानों को 37 शराइत पर रैली निकालने की इजाज़त दी गई, जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि रैली में हाजरीन की तादाद कम होगी और वो मखसूस वक्त में मखसूस मकामात पर रैली निकालेंगे। मगर दिल्ली में आज सुबह से ही सूरत हाल कशीदा हो गई। किसान 3 मुख्तलिफ रास्तों से शहर में दाखिल हुए, जहां किसानों और पुलिस के दरमियान पहला टकराव एक बॉर्डर पर सामने आया, जिसे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, जबकि उसके बाद दूसरे दोनों बॉर्डर्स पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान टकराव शुरू हो गया, जहां पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, मगर किसान तमाम रुकावटें तोड़ते हुए लाल किला की जानिब बढ़े, जहां उनकी पुलिस से झड़पें हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रैक्टर और घोड़ों पर सवार किसानों ने पुलिस की गाड़ियों को रोंदने की कोशिश भी की, जबकि बाज़ किसान तलवारों और लाठियों से भी लैस थे। दिल्ली के बाहर 3 मकामात पर किसानों का मुतनाज़ ज़री क़वानीन के खिलाफ एहतजाज गुज़िश्ता 2 माह से जारी है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत गुज़िश्ता साल सितंबर में लाए गए 3 ज़रई क़वानीन को फौरी तौर पर वापस ले। इस हवाले से हुकूमत और किसानों के दरमियान कई बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, जबकि किसान इन क़वानीन को 18 महीने के लिए मुअत्तल करने की हुकूमती पेशकश भी मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमत को पहले उम्मीद थी कि यह एहतजाज इतना लंबा चल नहीं पाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, मगर यह एहतजाज मुसलसल जारी है और किसान मानने को तैयार नहीं है। 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारत में निस्फ से ज़ायद अवाम ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं और उनमें से बड़ी तादाद सिखों की है। इसलिए इस एहतजाज को बड़ी अहमियत दी जा रही है और यह एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए 2014 से लेकर अब तक सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। और यह एहतजाज सियासी जमातों ने शुरू नहीं किया, बल्कि सियासी जमातें बाद में इस एहतजाज में आहिस्ता आहिस्ता इसकी सपोर्ट में सामने आई हैं, मगर मोदी हुकूमत इस मामले को अभी तक हैंडल नहीं कर पाई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडशीट के मामले में हर गुजरते दिन के साथ नए हक़ाइक़ सामने आते हैं और आज जो हम हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं वो मज़ीद हैरान कुन हैं। नैब के उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल, जिन्होंने इस मुआहदे में बड़ा अहम किरदार अदा किया, बाद में ब्रॉडशीट के ही गवाह बन गए और ब्रॉडशीट की मुआवनत करते रहे। उन्होंने 2010 में बरतानवी अदालत में अपना जो बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें शरीफ ख़ानदान के $1 अरब के बैरून मुल्क असासों का जिक्र किया। 2015 में उन्होंने एक और अपना बयान हल्फी बरतानवी अदालत में जमा कराया और अपने 2010 के बयान हल्फी से ही मुकर गए और कहा कि वो कयास आराइयों पर मबनी बात थी, मेरी उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी सारी तफसीलात हम आज आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बता दें कि हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल में इंक्वायरी कमेटी के दीगर अरकान के नाम के बजाय अब इंक्वायरी कमीशन का ऐलान कर दिया है और ये कमीशन 1 रुकनी ही होगा, यानी सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही अब ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करेंगे। 45 दिन के अंदर इस इंक्वायरी कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया गया है, जिसके पास अदालती इख्तियारात होंगे। ये कमीशन किसी को भी तलब कर सकता है, कहीं पर भी छापा मार सकता है, किसी से भी दस्तावेजात का मुतालबा कर सकता है और अहकामात ना मानने वालों को एक हाई कोर्ट की हैसियत से तौहीन अदालत के जुर्म में सजा भी दे सकता है। किसी भी मसले पर पुलिस तहकीकात का हुक्म दे सकता है। आज वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने काबीना के इजलास के बाद इस 1 रुकनी कमीशन का ऐलान किया। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि अपनी सिफारिशात दी थी और शेख अजमत सईद साहब, जो कि एक बहुत माना हुआ पहचाना हुआ नाम है, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की गई कि उसमें हमने जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है, जिसके कि वही सरबराह भी होंगे और एक शख्सी ये कमीशन होगा। इसका मकसद हर उस पहलू का
जायज़ा लेना है, हर उन लोगों को बेनकाब करना है के लिए ये बनाया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। TORs हैं, इसमें सिर्फ एक मखसूस दौर है, जब मखसूस वाक़या है, जब ये एग्रीमेंट हुआ था, या सारे 20 साल के जो इवेंट्स हैं उस पर तहकीक होगी? देखें पूरे 20 साल के, क्योंकि देखें हम तो अभी आए हैं, इससे तो ना हमारा लेना है ना देना है। तो हम तो चाहेंगे कि जिस वक्त से ये शुरू हुआ और आखिर तक जहाँ पे मुंतज हुआ ये उस तक होगा। शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद की और कहा कि जस्टिस अजमत सईद इस तहकीकात के लिए सबसे बेहतर हैं। हुकूमत तहकीकात से पहले ही मुतमईन नजर आ रही है कि ब्रॉडशीट की तहकीकात अपोजिशन के खिलाफ होंगी, जबकि अपोजिशन पहले ही जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी को मुस्तरद कर चुकी थी। 21 जनवरी को हुकूमत ने ऐलान किया कि ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी के सरबराह जस्टिस अजमत सईद होंगे, एक रुकन अटॉर्नी जनरल होंगे और दीगर 2 अराकीन का नाम जस्टिस अजमत सईद की मुशावरत से फाइनल किया जाएगा। 4 दिन तक इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। खबरें सामने आई कि खुद हुकूमती रहनुमा भी जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी पर नजरसानी की तजवीज़ देते रहे, मगर इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। फिर यह खबर सामने आई कि एक आला हुकूमती एहलकार ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज पर कमीशन बनाया जाए, मगर इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। यानी 4 दिन बाद हुकूमत ने दीगर अराकीन के नाम का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस नाम पर अपोजिशन को एतराज़ था उन्हीं को ही पूरे मामले की तहकीकात का इख्तियार दे दिया है। अब जहां हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल के लिए इंक्वायरी कमीशन का ऐलान कर दिया है, वहीं ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुताल्लिक मजीद मालूमात सामने आ रही हैं। अब तक इस केस में जो लोग मरकजी किरदारों के तौर पर सामने आए हैं उसमें नैब के पहले चेयरमैन जनरल अमजद, नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान और ब्रॉडशीट के पाकिस्तान में नुमाइंदे यानी जनरल नईम के दामाद तारिक फवाद मलिक का नाम शामिल है। तारिक फवाद मलिक ने नैब के साथ मिलकर 2008 में गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा किए और एक ऐसे वक्त में अदा किए जब नैब पाकिस्तान में खुद तारिक फवाद मलिक के खिलाफ तहकीकात कर रहा था। दूसरा नाम नैब चेयरमैन जनरल अमजद का है। नैब के पहले चेयरमैन जनरल अमजद ने अदालत में तस्लीम किया कि उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम पर भरोसा करके गलती की। फारूक आदम ने ब्रॉडशीट के मुआहदे के लिए मुतालिका वजारतों की मंजूरी नहीं ली और ब्रॉडशीट ने भी अपनी अहलियत और वसाइल से मुताल्लिक गलत बयानी की। और तीसरा नाम खुद फारूक आदम खान का है, जो सन 2000 में नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे। उन्होंने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार किया और फिर खुद ब्रॉडशीट के लिए काम करने लगे। बाद में जाकर ब्रॉडशीट के हक में गवाही दे दी। फिर पता चला कि उनके बेटे को भी ब्रॉडशीट के पार्टनर ने मुलाजमत पर रखा हुआ था। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की अदालत में 2010 में फारूक आदम खान ने हल्फनामा जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शरीफ खानदान और उनके साथियों के असासों की मालियत का अंदाज़ा $1 अरब लगाया गया और अगर ब्रॉडशीट को काम करने दिया जाता और वो कामयाब होता तो उसे काफ़ी पैसे मिल सकते थे। मगर अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने 2015 में अदालत को एक और बयान हल्फी जमा करवाया और तस्लीम किया कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क में $1 अरब के असासों की बात कयास आराइयों या अफवाहों पर मबनी थी। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने मुआहदे का ड्राफ्ट मुतालिका वजारतों को मंजूरी के लिए भिजवाया था। ट्रूवो की जगह किस तरह ब्रॉडशीट को मुआहदे में शामिल किया गया उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। अब अहम बात यह है कि जो नैब का पहला प्रोसिक्यूटर जनरल है वो अदालत में तस्लीम कर रहा है कि नवाज शरीफ के $1 अरब के असासों की बात जो उन्होंने कही थी वो कयास आराइयों पर मबनी थी। और दूसरी तरफ जो कावे मूसवी ने $1 अरब के अकाउंट का दावा किया था उसे खुद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर गलत करार दे चुके हैं कि उन्हें इस हवाले से कावे मूसवी ने कोई सबूत ही नहीं दिए थे, महज दावे किए थे। और नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान 2015 में अपने 2010 के बयान हल्फी से ही पीछे हट गए थे और 2018 में उनका इंतकाल हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुर्जा अली शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लंदन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा बहुत शुक्रिया। मुर्जा मुसलसल हकाइक सामने ला रहे हैं, ये मजीद हकाइक सामने आए हैं, क्या तफसीलात है आपके पास? शाहजाद, फारूक आदम खान ने जो आर्बिट्रेशन जज है उनको पे 2 एफिडेविट्स दिए। जो पहला एफिडेविट था उसमें उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ और उनके जो करीबी रुफका है उनके तकरीबन एस्टिमेटेड $1 बिलियन है और ये कि ये जो पैसे हैं ये लंदन, बरतानिया और अमेरिका और मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में पड़े हुए हैं। ये उनका पहला एफिडेविट था और उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन की प्रोसीड्स है। लेकिन फिर 5 साल बाद उन्होंने जो सर एंथनी एवंस है उनके सामने फारूक आदम खान ने कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ब्रॉडशीट के विटनेस के तौर पर पेश हो रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2010 में जो फिगर्स दिए थे वो फिगर्स गलत थे, वो स्पेकुलेटिव थे और वो कियास आराइयों और मुख्तलिफ जो र्यूमर्स और गॉसिप थी उसकी बेस पर थे। और ये कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि वो वाले जो उन्होंने $1 बिलियन के जो फिगर्स दिए थे नवाज शरीफ और उनके रुफका के हवाले से वो सही नहीं थे। लिहाजा उन्होंने कोर्ट से दरखास्त की कि उनका जो 2010 का जो एफिडेविट है उसको विड्रॉ किया जाए और नया एफिडेविट है उसको एक्सेप्ट किया जाए।
उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 2010 का उनका जो बयान था उसके जो मोस्ट जो पार्ट्स है उन्होंने कहा था कि वो उससे स्टैंड बाय करते हैं कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ा और शायद ये कि परवेज मुशर्रफ ने ये किया था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उस पूरे एफिडेविट से अगर वो चीज कोई माइनस करना चाहते हैं तो वो नवाज शरीफ के असासों के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि वो उस हवाले से उनके पास फिगर्स और फैक्ट्स नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एडमिरल मंसूर अल हक के हवाले से भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनके पास उनके केस के हवाले से कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं था। फारूक आदम खान ने उसमें जो एग्रीमेंट था उसमें यह भी कहा कि ये बात गलत है जो कही गई है कि उनको मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया। उन्होंने जज के सामने मुख्तलिफ एविडेंस पेश किया कि जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज थी उसका उनकी तरफ से सारे अप्रूवल्स थे और उसके बाद जनरल अमजद ने साइन किया था। ये वही एफिडेविट है शाहजेब जिसके बाद जनरल अमजद ने इसके कुछ पार्ट से डिसएग्री किया था, खास तौर पर उस हिस्से से कि जो जनरल अमजद से मुताल्लिक था और वो वाला हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 2 मिनिस्ट्रीज है उनसे अप्रूवल नहीं लिया गया था। बहुत शुक्रिया मुर्सल अली शाह तफसीलात दे रहे थे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस अजमत सईद इस मामले की कैसे तहकीकात करेंगे, अपोजिशन एतराज़ उठा रही है, अब अकेले उन्हें तहकीकात का टास्क दिया गया है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर भी अपोजिशन के एतराज़ के बाद मुजाहमत थी कि जस्टिस अजमत सईद को ना लगाएं, PTI का इस मामले से लेना देना है नहीं, खामखा मुतनाज़ होगी, फैसला माना भी नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने फैसला किया और कमेटी की जगह कमीशन बनाने का भी फैसला किया और उन्हीं को सारा इख्तियार दे दिया कि आप अकेली तहकीकात करें? नहीं, ऐसा नहीं था। खैर PTI के अंदर तो बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं था और तमाम लोग जो आदमी भी जस्टिस अजमत सईद साहब को जानता है वो इस पे क्या एतराज करेगा। और अपोजिशन को तो आप रिश्ता भी लगा देंगे तो उनको एतराज होगा, क्योंकि उन्होंने जो अपोजिशन इस बात पे नहीं आ रही कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो गैर जानबदार कराते हैं, बाकी उनको किसी चीज के ऊपर क्या बातचीत करनी। अगर आप उनको कहें कि पार्लियामान के अंदर राब्ता कार करें, वो कहते हैं जी आप तो मिलते कर रहे हैं। जो इतनी गैर संजीदा अपोजिशन होगी उसके एतराजात को कौन संजीदा लेगा? जो सब अपोजिशन का एतराज है कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे अजमत सईद साहब का JIT बनाने वाले फैसले में शामिल, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने वाले फैसले में शामिल, जो फारूक आदम खान हैं जब वो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके साथ उस वक्त नैब की टीम में शामिल, तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो नहीं कर सकते इस मामले की तहकीकात। नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर आपने कहा आपके नजदीक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी डिस्क्वालीफाइड है अपोजिशन के पास, फिर तो जस्टिस एजाजुल एहसन भी डिस्क्वालीफाइड है, फिर आधी सुप्रीम कोर्ट और आधी हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ये तो देखें, ये तो बच्चों वाले एतराजात हैं। जहां तक अजमत सईद साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कभी भी नाब के साथ इस मामले के ऊपर तो कभी वो मुंसलिक रहे ही नहीं है। वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जो स्पेशल केसेस को देखते थे, इससे ज्यादा उन्होंने कभी नहीं देखा। और वो कॉर्पोरेट साइड के और इस पेचीदा मामले के ऊपर, इन पेचीदा मामलात के ऊपर पाकिस्तान के चंद बेहतरीन वकला में से एक है, इसलिए उनका इंतखाब जो है वो इंतहाई एप्रोप्रिएट है। अच्छा, अब क्योंकि JIT बनी थी उनके हुक्म पर और उस JIT से $820 मिलियन का अमाउंट निकला, आपके ख्याल में वो इतने इंडिपेंडेंट हैं जैसे अजमत सईद कि अगर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि JIT जिस नतीजे पर पहुंची थी वो नतीजा गलत था और उस नतीजे की बुनियाद पर जो ब्रॉडशीट को पेनल्टी अवार्ड की गई है वो पेनल्टी गलत है, तो ये फैसला दे देंगे? तो JIT पे फिर आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उसका उनके हुक्म पे बनी थी, तो आपके ख्याल में वो क्वालिफाइड है या नहीं? साहब, अगर उस JIT के जो मंदरजात है मैं उसके ऊपर पूछ रहा हूँ, अगर वो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, अगर उनको लगता है कि जी ब्रॉडशीट को गलत अवार्ड किया गया है क्योंकि JIT ने $820 मिलियन का गलत एस्टीमेट किया था जो उनके अपने अहकामात पर बनी थी दीगर जजेस के साथ, तो वो इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं जैसे अजमत सईद ये फैसला दे सकते हैं? नहीं, देखिए ये नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ब्रॉडशीट को अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ये 2000 में नाब ने इसको बनाया, 2003 में इसको टर्मिनेट किया। अजमत सईद साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। 2007 में और 8 में इसके पैसे जो हैं वो वापस कराए, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अजमत सईद साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। 2011 में आर्बिट्रेशन शुरू हुई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 2016 में आर्बिट्रेशन खत्म हुई, उस वक्त PMLN की हुकूमत थी। इसी तरीके से बाद में जब हाई कोर्ट की अपील आई उस वक्त PMLN की हुकूमत थी और क्वांटम का जो फैसला हुआ और उसके पैसे देने पड़े उस वक्त PTI की हुकूमत थी। अब इस सारे मामले में ब्रॉडशीट वाले सारे मामले में आप उठा के देखेंगे तो ना तो PTI का कंक्लूजन तक कोई बड़ा ताल्लुक बनता है और ना ही हमारा, ना ही जस्टिस सईद साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक बनता है। जिस JIT को आप रेफर कर रहे हैं उस JIT को रेफर किया था एज एन एविडेंस ब्रॉडशीट ने अपने केस में क्वांटम में,
इससे ज्यादा तो वो तो रेफरेंस है, उससे क्या ताल्लुक पड़ता है उससे सब, क्योंकि उस रेफरेंस की बुनियाद पर ही ये पेनल्टी पड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर नैब ने वो पैसे अभी तक रिकवर तो किए नहीं हैं। और पीटीआई का एक ज़ाहिर इस पूरे के पूरे मामले में एक ताल्लुक ये बन रहा है कि एक इल्ज़ाम ये लगा जो कि मुसवी की तरफ से लगाया गया कि जी $1 अरब का जब मैंने बात की और मुआहिदा भेजा अकाउंट का, तो एक बंदा आ गया जनरल मलिक नामी मुझसे रिश्वत मांगने के लिए। तो इसकी तहकीकात भी करेंगे जैसे अजमत सईद? जी जी बिल्कुल। एंड इसके अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो वो यही है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कंक्लूजन। तो पहली बात तो ये है कि कौन गया, ऐसे किसी ने कह दिया कि मेरा नाम जनरल मलिक है। हमारे पास आपको पता है फ्रॉडियों की भी तो कोई कमी नहीं है। वो जो भी जाया उसने कहा मैं फलाना हूँ तो मुझे पैसे देते हैं, तो इसकी भी तहकीकात जो है वो होना जरूरी है। और उसके साथ साथ 2-3 और इश्यूज हैं जिनके ऊपर तहकीक होना जरूरी है। मसलन आपको याद होगा कि जो हमारा मामला यहाँ पे चला था कि जब स्विस अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो वाजिद शमसुल हसन साहब ने वसूल किए, उसके बाद वो किधर गए उनका हमें कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से जो सरे महल है उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो किधर गई उसका हमें कुछ पता नहीं है। सो इसलिए ये कमीशन जरूरी है जो इन जो बड़े मामलात को जो मीडिया में इतने ज्यादा रिपोर्ट हुए जिनके ऊपर पाकिस्तान ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए, वो सामने लेके आए और पता चले कि आखिर ये मामला हुआ क्या और किधर क्या सब। और साथ में ये जब 2000 से जो मामला हुआ, जनरल अमजद कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम खान, उन्होंने मुझे गलत बता दिया और फिर काबीना से अप्रूवल नहीं किया। फारूक आदम खान का बयान है कि जी सारा अप्रूवल लिया गया था, जनरल अमजद को सब पता था। ये माजी के किरदारों से लेकर ये कि किस तरीके से एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में ये सब कुछ होता रहा और सही तरीके से वेरिफिकेशन भी नहीं हुई और मुल्क के पैसे चले गए, ये इस अंजाम पर भी पहुंचा जाएगा जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हुआ तो यही ना जी। देखिए जनरल अमजद साहब के दौर में मामला शुरू हुआ, उसके बाद 2000 में नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली और उसमें आपको मालूम है कि आप हमारे कुछ बाहर के ममालिक भी जो हैं वो शामिल थे और पूरा खानदान जो है वो लुटियां डालता हुआ जहाज पे बैठा और बाहर चला गया। उसके बाद उस वक्त की हुकूमत का बड़ा इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस मामले से। और उसके बाद 2007 में तो फिर बाकायदा नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी हुआ और पीपल्स पार्टी से डील हुई। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसने कानून के ऊपर हमेशा अपने आप को बरतर साबित किया है और वो जो मामलात हुए उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वैसे मगर नवाज शरीफ साहब 2000 में बाहर गए और ब्रॉडशीट के केस में नैब ने भी और जनरल अमजद ने भी बरतानवी अदालत को यह बताया कि ब्रॉडशीट ने 2003 में जब हमने मुआहिदा ख़त्म किया है शरीफ खानदान के हवाले से कोई मालूमात दी नहीं थी। जो नैब की मालूमात है वही हमें बता रहे थे। साथ में जो 200 लोगों का टारगेट था, जब मुआहिदा 2003 में ख़त्म हुआ है तो उस वक्त बहुत सारे लोग जनरल मुशर्रफ साहब की काबीना में शामिल हो गए थे और जनरल मुशर्रफ साहब ने बकौल मुसावी, अगर वो सही बोल रहे हैं, तो उनको बताया कि बाद में हमें इलेक्शन कराने पड़ गए थे तो इसलिए ये मुआहिदा खत्म करना पड़ेगा। वो तो फिर उस वक्त की जो हुकूमत के लोग हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कौन उस वक्त जो है वो कौन से लोग थे। मसलन आफ्ताब शेरपाव साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनका जब पैसा सामने आया तो वो हुकूमत में शामिल हो गए। इसी तरीके से और भी लोग हैं जिनके ऊपर ये शामिल है कि वो चले गए। लेकिन जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बुनियादी जो नुक्ता है इनका ब्रॉडशीट का, एक्चुअली ब्रॉडशीट इटसेल्फ तो एक सिर्फ शेल कंपनी थी। असल कंपनी एक ट्रोवर कंपनी थी जिसके साथ बातचीत हुई थी उनकी और उन्होंने ये एक शेल कंपनी क्रिएट की थी। उनका ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ की जायदादें ये वाली तो कुछ छुपी हुई थी नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने यूएई के किंगडम, ये अपना सऊदी किंगडम में और ये लंदन में जो नवाज शरीफ की जायदादें थी वो हुकूमत को बताई थी और हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ऊपर इनएक्शन किया। उनका क्लेम बहरहाल ये था। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत पर एतमाद है कि जस्टिस अजमत सईद ही सही चॉइस हैं और वो ही सही फैसला इस हवाले से देंगे 45 दिन के अंदर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अब फाइनली राब्ते हुए हैं मौलाना फजल रहमान के आज़िज़ ज़रदारी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी। क्या अब बड़ों ने फैसला किया है कि वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे? एक ब्रेक के बाद बात करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सियासत एक दोराहे पर है। नून लीग चाहती है हुकूमत को स्ट्रीट पावर से हटाया जाए, मगर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के जरिए तब्दीली चाहती है और इस बढ़ती हुई खलीज को पुर करने के लिए मौलाना फजल रहमान एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीडीएम सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया
और बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजवीज़ है जिस पर बातचीत हो रही है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। दोनों रहनुमा हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं। मौलाना ने कहा कि हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो वो हमारे मुतालबात पूरे करके आए। उनका यह भी कहना था कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले, यानी अभी तक पीडीएम हुकूमत को हटाने के तरीकों पर मुशावरत कर रही है, जबकि यही मौलाना फजलुर रहमान थे जिन्होंने 17 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला के जलसे में कहा था कि यह हुकूमत दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। अब इनके अवसान खता हो चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह अगर हिम्मत आपके अंदर हुई इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। फिर 7 दिसंबर को नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया कि 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में आर या पार हो जाएगा। जाली हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इस जाली इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए हैं और इसको घर भेजने की आखिरी और फाइनल जिम्मेदारी मेरे शहर लाहौर पे आ गई है और 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। फिर इस्तीफों के हवाले से उनकी तरफ से बार बार दावे किए गए। फिर लाहौर जलसा भी गुजर गया तो 16 दिसंबर को चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफा हमारा एटम बॉम्ब है, इसके इस्तेमाल की हिकमत अमली पीडीएम बनाएगी। बिलावल भुट्टो ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलकर वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, मगर अब से एक हफ्ता पहले तक 19 जनवरी को वो उमरकोट में कह रहे थे कि अवाम इस्लामाबाद पहुंचकर इस्तीफा छीन लेंगे। सारे के सारे फोर्सेस जो पीडीएम में हैं, हम सब का ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफ़ी हो, वरना दमदा मस्कल अंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान ही नुकसान होगा। जमहूरी क़ुव्वतों के जो इस्तीफ़े हैं वो हमारा एटम बॉम्ब है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी, वो तरीक़ेकार, वो सब कुछ का फैसला हमारे पार्टी की जमात इसको पुतली को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, वरना उमरकोट के अवाम इस्लामाबाद पहुंच गए उससे अपना इस्तीफा छीनने। दावे हैं, ऐलानात हैं, डेडलाइंस हैं, मगर अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आ रहे। पीडीएम अब किस तरह हुकूमत को निकाल पाएगी और क्या मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू का मतलब यह है कि अब बड़े मामलात यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। बड़ों ने छोटों ने दावे किए, उस पर पूरा मामला नहीं हो सका। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, असल में ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आप और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में दुरुस्त कह रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी के बारे में दुरुस्त कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत नहीं गिर पाएगी, और पीपल्स पार्टी आपकी राय के बारे में दुरुस्त कह रही है कि सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिर पाएगी, क्योंकि सड़कों वाला ऑप्शन आप लोगों ने करके देख लिया, उससे वो मोमेंटम नहीं बना, और जो इन हाउस तब्दीली वाला ऑप्शन है वो आपने सेनेट के इंतखाबात में देख लिया, अक्सरियत होने के बावजूद उससे कुछ नहीं हुआ। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक कह रहे हैं। देखें शाहजेब, हुकूमत जो है वो अदम एतमाद से गिरे या हुकूमत जो है वो स्टेट पावर से गिरे, क्या मकसद सिर्फ ये है कि ये हुकूमत जो है ताबेदार हुकूमत, इसे गिराया जाए और एक और ताबेदार हुकूमत जो है वो वजूद में आ जाए, या मकसद ये है कि सियासत में गैर सियासी मुदाखलत जो है और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसे महदूद किया जाए और उसे आइनी हदूद का पाबंद किया जाए? क्या इस मुल्क का मसला ये है, या इस मुल्क का मसला ये है कि सिर्फ इस हुकूमत को जो एक जाली रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में मुसल्लत की गई है मुल्क के ऊपर, उसे जो है वो हटाया जाए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मियाँ नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है, जिसको उन्होंने पीडीएम के पहले जलसे गुजरावाला में बड़ी वजाहत के साथ और पूरी एक पस मंज़र के साथ जो है उन्होंने बयान किया, वो यही है कि पाकिस्तान आगे तभी बढ़ सकता है, पाकिस्तान जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान उसी तौर पे बन सकता है कि जब तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद को जो है उसको उनको उसमें रहें, और मगर राज साहब देखें, वो किसी एहसन इकबाल साहब ने से जो है वो मुबर्रा हो, मगर एहसन इकबाल साहब ने मकसद के हासिल करने के लिए जो है पीडीएम को अपने बयानिए पे
और अपने मौके पे कायम रहना चाहिए। मगर ऐसा इकबाल जद्दोजहद करनी चाहिए। मगर राना साहब ऐसा इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा चला जाए या ठहर के चला जाए। मगर राना साहब ऐसा इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी ये बात रख चुकी है इन हाउस तब्दीली वाली। जब आप कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली के जरिए एक ताबेदार हुकूमत जाएगी बकौल आपके, तो दूसरी ताबेदार हुकूमत ही आएगी, तो पीपल्स पार्टी को जब आपने ये बात बताई तो क्या उनके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि बगैर ताबेदारी के आप इस हुकूमत को हटा दें और ताबेदार बनकर एक नई हुकूमत के तौर पर ना आए? देखें, हमारा ये मौक़िफ़ है और इस बारे में इससे पहले जो है वो बात हुई भी है कि अगर इन हाउस तब्दीली लानी है तो इन हाउस तब्दीली जो है वो उस मुदाखलत के बग़ैर नहीं आ सकती जिस मुदाखलत को हम रोकना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है, PMLN का ये मौक़िफ़ है कि हमें अवामी जदोजहद के ज़रिए से अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रह के जो है वो अपनी जदोजहद को जारी रखना चाहिए। और अगर हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुदाखलतें जो हैं, ये जो गैर जमहूरी जो है ये खेल पाकिस्तान में पिछले 70-72 साल से होते आ रहे हैं, ये रुक जाएंगे। मगर राना साहब आप मोमेंटम कैसे बनाएंगे? राना साहब देखिए, मुल्क को आगे चलाया नहीं जा सकता। मगर राना साहब आप एक मोमेंटम के साथ चल रहे थे। राना साहब आप एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस मोमेंटम ने फरवरी के महीने में मंतकी अंजाम तक इस तरह पहुंचना था कि आपने लॉन्ग मार्च करना था और हुकूमत को गिरा देना था। अब दरमियान में अब आप पीडीएम के इजलासों में नहीं बात करते हैं, अब तो पीपल्स पार्टी पब्लिकली बात करती है, वो बार बार कह रही है 10 जलसों से भी नहीं गिरेंगे, तो ये तो वाज़ेह हो गया ना। मोमेंटम अब आप कैसे बनाएंगे? मोमेंटम आपका लूज हो गया, आप सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे, उससे पहले बाई इलेक्शन लड़ेंगे, तो मोमेंटम तो आप लूज कर चुके हैं, अब कैसे दोबारा मोमेंटम बनाएंगे? नहीं, देखे बात यह है कि अगर बाई इलेक्शन हम लड़ते हैं और एक वाज़ेह मार्जिन से जीते हैं तो वो उस बारे मोमेंटम में हमारे मौक़िफ़ में जो है वो इजाफा करेगा। अगर हम अपने सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें अपनी सीट्स को जो है वो हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो वो चीज़ हमारी ताकत बनेगी। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि हमें एक फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च से पहले हमें इन हाउस तब्दीली की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अगर इन हाउस तब्दीली जो है उन गैर सियासी कुव्वतों या जिस मुदाखलत को हम रोकना चाहते हैं, जो हमारा असूली मौक़िफ़ है, उसके बग़ैर अगर अलाइज़ जो हैं जो कि इनसे नाराज़ तो हैं, चौधरी साहबान जो हैं वो इनसे नाराज़ थे, लेकिन नैब के ज़रिए से उनकी इंजीनियरिंग की गई, वो ठीक हो गए, लेकिन अब भी वो बिगड़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो PTI के पास सिर्फ 155 लोग हैं, जबकि 172 लोग। मगर अब नैब ने उनके दोनों केसेस, लोग जहाँ वो अलहदा हो जाए तो नैब ने उनके दोनों केसेस बंद कर दिए हैं। अब नैब ने उनके दोनों केसेस बंद कर दिए हैं, तो अब कैसे मिलेंगे परवेज इलाही? MQM कैसे मिल जाएगी आपके साथ? GDA कैसे मिल जाएगी आपके साथ? देखें शाहजेब, नैब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत कर रही है, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि इसकी वजह से ये मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो ये चीज़ें जो है वो बंद करनी होगी। मगर राना साहब अब जो सीक्वेंस है, चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि जी हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि मार्च 2019 में यही पर नैब चेयरमैन नहीं था जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी 15 लोग हैं इस हुकूमत में जो करप्ट हैं, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, अगर मैं उनको पकड़ूं तो मुझे ख़तरा है कि यह हुकूमत धराम से गिर जाएगी। उनमें से एक आदमी की सेहत जो है बड़ी कमज़ोर है, मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। तो फिर उसके बाद जो है वो वीडियो आ गई। उसके बाद फिर ये नैब के चेयरमैन साहब जो फरमा रहे हैं कि मैं बड़ा गैर जानबदार हूँ, तो फिर वो कहाँ गए वो 15 आदमी? 2 साल में उन 15 आदमियों की करप्शन जो है वो कहाँ गुम हो गई? वैसे वो एक गुफ्तगू थी जावेद चौधरी साहब के साथ थी, वो पब्लिश हुई थी 15 का दुनिया के सामने, मगर उन्होंने कुछ हुकूमती रहनुमाओं की बात की थी। मगर मुझे साथ में ये बता दें कि अब अगर आप ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले हमें इन हाउस तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए, आप इन हाउस तब्दीली की कोशिश करने जाएंगे तो नाकाम होंगे, हुकूमत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप लॉन्ग मार्च करेंगे, उसमें भी हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं होंगे और हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। अब तो आप जो भी करेंगे हुकूमत को मजबूत ही करेंगे राना साहब, यानी आपकी नजरें 2023 पर नहीं होनी चाहिए आपके, वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हमें मिल जाए, बजाय इसके कि हम इस हुकूमत को अब गिराएं। शाहजेब, एक जाली हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के ऊपर एक अजाब बनी हुई है, एक ऐसी हुकूमत जो तकब्बर और गरूर में गर्क है,
एक ऐसी हुकूमत जो अपने मुखालफिन के घरों पे बुलडोज़र चला रही है, ये कभी मजबूत नहीं हो सकती। इस हुकूमत ने जाना है, इस हुकूमत ने नाकाम होना है। और वो बयानियाँ जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला के जलसा में शुरू किया, आज PDM का वो बयानिया है, गैर सियासी मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में सियासत में जब तक बंद नहीं होगी, जब तक तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद के का जो है वो पासदारी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया राना सनोल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम फैसला हुकूमत ने किया है, क्या हुकूमत उस फैसले पर कायम रहेगी, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत 2400 अरब रुपए पर पहुंचे सर्कुलर डेट को कम करने के लिए अब संजीदा कोशिशें करती नजर आ रही है। खबरें आई कि IMF की तरफ से भी दबाव है। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदे भी किए हैं, साथ में कीमत में ₹1.95 का फी यूनिट का इजाफा भी किया गया। और एक फैसला किया गया और वो है जो इंडस्ट्री खुद अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस लेती है और खुद अपनी बिजली पैदा करती है, उन्हें गैस बंद की जाएगी 1 फरवरी से जनरल इंडस्ट्री के लिए, 1 मार्च से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो ग्रिड से बिजली खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। मगर इंडस्ट्री शोर मचा रही है, हुकूमत के फैसले पर तनकीद कर रही है कि ना हमसे मशवरा किया, ना ही सोचा समझा ये फैसला किया गया, ना ही इस वक्त सिस्टम में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि इतनी बिजली उन्हें प्रोवाइड की जा सके। साथ में इंडस्ट्री का कहना है कि वो बांग्लादेश और भारत से महंगे हो जाएंगे और उनकी बरामदात जो अब काफ़ी अरसे बाद उठने लगी हैं वो वापस बुरी तरीके से मुतासिर हो जाएंगी। क्या हुकूमत ने बगैर सोचे समझे फैसला किया और हुकूमत इस हवाले से क्या इंडस्ट्री की बात सुनेगी, और क्या वाकई ट्रांसमिशन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कराची और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को सेटिस्फाई किया जा सके, उन्हें तकरीबन 3000 मेगावाट तक की बिजली दी जा सके। इस पर हम बात करेंगे। ताबिश गौहर साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए तवानाई, हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश गौहर साहब बहुत शुक्रिया। ताबिश गौहर साहब, ज़ाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट में कमी आए, उसके लिए आपकी तरफ से इकदाम भी किए गए हैं। उसूली तौर पर तो ये दुरुस्त बात है कि जी जब बिजली मुल्क में मौजूद है तो इंडस्ट्री भी वो पैदा करे, मगर क्या वाकई क्योंकि IMF का दबाव था या सर्कुलर डेट इतनी तेजी से बढ़ रहा था, आप लोगों ने ना इंडस्ट्री से बात की, ना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, अचानक फैसला कर दिया, उन्हें ज्यादा वक्त भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री शोर मचा रही है? शुक्रिया शादेब। ये जो मामला है ये तकरीबन 10 साल से ज़ेरे बहस है और ये हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उसने ये मुश्किल फैसला किया। बुनियादी बात ये है कि एक तरफ 22 करोड़ लोग हैं, तमाम मुल्क के सारिफीन हैं, गर्दिशी कर्जे का 2300 अरब रुपए का बोझ है, और दूसरी तरफ तकरीबन 1200 सनती यूनिट्स हैं जो काफ़ी अरसे से सस्ती गैस लेके अपनी बिजली बना रहे थे। उनको अब हम पाबंद कर रहे हैं कि वो वापस ग्रिड पे आएँ और जो सस्ती गैस है वो हमारे जो पावर का निज़ाम है उसमें इस्तेमाल हो, जिसका जो मस्बत असर है वो बिजली के नरखों पे पड़ेगा, उसमें कमी आएगी और गर्दिशी कर्जों में भी कमी आएगी। तो अगर कुछ सनतों के नफ़े में कुछ नुकसान हो रहा है तो कौमी फर्ज है उनका कि वो उस नुकसान को बर्दाश्त करें, क्योंकि मजमूई तौर पे पूरे मुल्क का इसमें फ़ायदा होगा। मगर उनका ये कहना है कि हम कंपैरेटिव ही नहीं रहेंगे, हम अपनी बरामदाद में बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में कंपैरेटिव नहीं रहेंगे। हमने अभी बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हुकूमत ने अचानक ये फैसला कर दिया है हमसे मुशावरत कर लेते। और जाहिर है एक रियासत की पहले जिम्मेदारी थी कि उन्हें बिजली देते, उस वक्त बिजली नहीं थी तो उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर रियासत के पास बिजली आ गई तो रियासत ने फैसला किया कि जब आपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस नहीं मिलेगी तो क्या उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था, उनके बात करके ये फैसला होना चाहिए था? और आपको लगता है, जाहिर आपने स्टडी की होगी, फिजिबिलिटी एनालिसिस किए होंगे, कि ये फैसला विन विन पाकिस्तान के लिए कम से कम होगा? ये फैसला यकीनन कौमी मफाद में है। जैसे मैंने कहा 1200 यूनिट है, उसमें से तकरीबन 20% के लगभग को जनरेशन यूनिट्स हैं, उनको तो इस्तिस्ना हासिल होगा। जो 80% रह जाते हैं उनको ही पाबंद किया जा रहा है कि वो वापस ग्रिड पे आएँ। तकरीबन 2500 मेगावाट की बात हो रही है। जैसे आपने जिक्र किया, इस वक्त बिजली की जो पैदावार है वो तलब से कहीं ज़्यादा है। टेक और पे पे मुआहदे हुए हुए हैं, कौमी ख़जाने से ये पैसा जा रहा है। और पिछले चंद माह कबल हमने ये इंडस्ट्रियल टैरिफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत इजाफी इस्तेमाल पर 25 से 50% रियायत दी गई थी, जो इन सारिफीन को भी मुहैया होगी।
तो यकीनन इनको फ़ायदा होगा। कुछ सनतों का नुकसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम मजमूई तौर पे पॉलिसी मरतब करते हैं और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे ये यूनिट्स सिस्टम में आएंगे और बिजली की तलब में इजाफा होगा तो फी यूनिट भी कमी आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमें कैप्टिव से 7 सेंट की बिजली पड़ती है, यानी 12 रुपए की। हुकूमत कह रही है नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर हमसे 20 रुपए की ले, एक्सपोर्ट सेक्टर 9 सेंट यानी तकरीबन 14.5 रुपए की ले। वो कह रहे हैं इस लागत में इजाफे की वजह से हम इनकम्पेरेटिव हो जाएंगे बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में। अब क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा फोकस बरामदात बढ़ाने पर भी है, वो इंडस्ट्री से भी बार बार मुलाकातें करते हैं, टफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी गई है ताकि मुल्क में सनत का पहिया चले, नई सनतें भी लगें। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के साथ इस पर बात हुई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है कुछ, कोई एनालिसिस इस हवाले से कि जी हम 100 अरब रुपए अगर बचा लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा $1 बिलियन या $1.5 बिलियन के हम एक्सपोर्ट पर हिट आ जाए? जो टेक्सटाइल पॉलिसी का आपने जिक्र किया वो ज़ेरे बहस है, उसकी हतमी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन उसके तहत इरादा किया जा रहा है कि 7.5 सेंट अगले 5 साल इनको बिजली फराम की जाएगी नेशनल ग्रिड से, जो कि फिक्स रेट पे होगा। उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा और जो भी फ़र्क होगा 7.5 सेंट का और जो नेपरा के अप्रूव रेट है वो डीबेट के फॉर्म पे उनको मिलेंगे जब वो डॉलर प्रोसीड स्टेट बैंक में जमा कराएंगे। तो जहाँ तक एक्सपोर्टर्स का ताल्लुक है, बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर का, तो उनको तो ये रायत देने का अमल है और इरादा है, और तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको जब तक हम बिजली के निज़ाम के अंदर लेके नहीं आएंगे, उनकी तलब खप नहीं जाएगी, उससे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, उसके बिजली के रेट भी कम होंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि पुराने जो हमारे यूनिट्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, उसका जो बोझ है उसको भी निकाला जा रहा है। इसी तरह जो बिजली की तकसीम और तरसील की कंपनियां हैं उनके लॉसेस को भी कम किया जा रहा है। तो इसका मजमूई असर बिजली के नरखों में पड़ेगा। जैसे सर्कुलर डेट कम होगा, उसका जो सूद चढ़ रहा है उसके ऊपर, वो भी बिजली के नरखों में शामिल होता है। तो मजमूई तौर पे हमें उम्मीद है कि अगले चंद सालों में बिजली के नर्ख कम होंगे और इन सब के जो असर है वो सनतों पर भी पड़ेगा। अच्छा, मगर साथ में ये भी एतराज़ है कि जी सिस्टम में इस वक्त कैपेसिटी ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक में तो आप तकरीबन 50% कैप्टिव पावर पर है इंडस्ट्री, यानी तकरीबन आप 1000 मेगावाट की इजाफी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को। तो के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में इतनी गुंजाइश है, क्योंकि गुज़िश्ता गर्मियों में जब के इलेक्ट्रिक के पास अपने पास फर्नेस ऑयल नहीं था, उनको LNG भी नहीं दी गई, तो उन्होंने ये हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी हम वापदा से इन्हें दे दें, मगर इन्होंने अपने ट्रांसमिशन के निज़ाम में वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है कि NTDC के सिस्टम से इनको मिल सके। तो ये 1000 मेगावाट के आसपास के इलेक्ट्रिक दे देगा इंडस्ट्री को, और इतनी उनके सिस्टम के अंदर कैपेसिटी है? देखिए, दो बातें कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, एक तो ये कि उनका 900 मेगावाट का प्लांट ज़ेरे तामीर है। कहते ये हैं कि 450 मेगावाट गर्मियों से पहले आ जाएगा, मज़ीद 450 मेगावाट दिसंबर से पहले आ जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मज़ीद 1400 मेगावाट का वादा किया है। ट्रांसमिशन नेटवर्क जो अपग्रेडेशन की आपने जिक्र किया, उस पर बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि साल के आखिर तक इजाफी बिजली आ जाएगी। दूसरी बात यह कि हमने तमाम डिस्कोस को बशमुल के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया है कि वो हमें राइटिंग में लिख के दें और इन इंडस्ट्रीज़ को लिख के दें कि वो बिजली की जो इजाफी तलब है इन सनतों की, उसको वो सर्व कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो उन सनतों की गैस नहीं काटी जाएगी। नेशनल लेवल पे भी इंडस्ट्री कह रही है कि जी जो ग्रिड है उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसमें हम नहीं पैदा कर सकते, एक कंसिस्टेंट सप्लाई हमें नहीं मिल पाती है जो हम अपने कैप्टिव पावर जनरेशन के जरिए कर सकते हैं। जी, मजमूई तौर पे 80% जो सनतें हैं वो बिजली के तरसील और तकसीम कार कंपनी से मुंसलिक हैं और उनका एक सैंक्शन लोड भी है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहती है कि मैं ये सैंक्शन लोड मीट कर सकता हूँ तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लोड एनहांसमेंट की ज़रूरत है या उसको मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो वो करेगा, और जब तक वो नहीं कर पाएगा उनको गैस मिलती रहेगी। तो हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि किसी की गैस काट दी जाए और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रहमो करम पे हो और उसको बिजली ना मिल रही हो। तो ये तो यकीनन हम देखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस पोजीशन में है कि वो बिजली फराहम कर सके क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसी वक्त उनकी गैस मुनक़ता होगी।
और ताबिश गौर साहब, यानी कि ये एक फाइनल फैसला है, इंडस्ट्री का एतराज़ और एहतजाज अपनी जगह पर है, बट आप कह रहे हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो इस वक्त बोझ है सर्कुलर डेट का, कैपेसिटी पेमेंट का, उससे निजात पाने के लिए मुल्क के लिए ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें ये एक बेहतर फैसला है और हुकूमत इस पर कायम रहेगी। यकीनन कायम रहेगी और आज काबीना ने इसकी हतमी मंजूरी भी दे दी है। सिर्फ एक तब्दीली आई है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको मजीद 15 दिन की राहत दी गई है, 1 मार्च से 15 मार्च कर दी गई है। और इन तमाम शराइत के साथ जो कि मैंने इसका जिक्र किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी पाबंद किया जाएगा कि वो लिख के दें कि ये वो लोड सर्व कर सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ये बिल्कुल सही फैसला है। इस पर बात 10 साल से हो रही है और इस हुकूमत ने ये बड़ा दलीली का मुजाहरा किया है कि मजबूरी तौर पर इससे पूरी कौम को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। हुकूमत अपने फैसले पर कायम है। अब इंडस्ट्री को ग्रिड से ही बिजली लेनी पड़ेगी, गैस उन्हें नहीं मिलेगी। गैस हुकूमत अपने एफिशिएंट प्लांट्स में इस्तेमाल करेगी जैसा कि हुकूमत का दावा है। बता दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।